नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत नेपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल नेपाल में लैंडस्लाइड की वजह से 2 बस त्रिशूली नदी में बह गई हैं, जिसके कारण 62 लोग जो हैं नदी में बह गए। ये सभी लोग बस में सवार थे। लापता हुए लोगों में जानकारी है कि कई भारतीय भी शामिल। एक बस वीरगंज से काठमांडू तो दूसरी बस गौर से काठमांडू की तरफ जा रही थी। पहाड़ पर लैंडस्लाइड के कारण हादसा सामने हुआ है। घटना नारायण घाट और मुलिंग के बीच की बताई जा रही है। तो बड़ा हादसा नेपाल में देखने को मिला है। 2 बसें बह गई हैं त्रिशूली नदी में, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि कई यात्री जो हैं वो अभी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। और इन लापता यात्रियों में कई लोग जो है वो भारतीय भी बताए जा रहे हैं। 2 बसें हादसे का शिकार हुई। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में कल तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्से में आने वाले 2 से 3 दिन बारिश का अनुमान है। वहीं बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्सों में लोगों को परेशानी बढ़ने वाली है। तस्वीरें जो बेबस कर देती हैं, तस्वीरें जो डराती हैं, तस्वीरें जो सिस्टम को ध्वस्त कर देती हैं, तस्वीरें जो कुदरत के कोप को बयां करती हैं। देश के कई हिस्सों में सैलाब ने मुसीबत के सारे दरवाजे खोल दिए। जहां नजर जाएगी लोग सैलाब से जूझते दिखाई देंगे। संकट की इस घड़ी ने लाखों परिवारों को त्रासदी का चश्मदीद बना दिया। लहरों के प्रचंड वेग ने इंसान के बनाए सारे सिस्टम को फेल कर दिया। यूपी के अलग अलग जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। डैम से छोड़े गए पानी ने चप्पे चप्पे को अपने शिकंजे में कस लिया। पहाड़ों से छोड़े गए पानी ने शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच गया। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया। जहां पहले गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी, अब वहां एनडीआरएफ की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी नदियां लगातार लोगों को डरा रही, क्योंकि इस सैलाब की वजह से यहाँ पूरा जनजीवन तहस नहस हो चुका है। हमारा मकान खुद डूब गया। हमारे मकान में 3 फुट पानी है। और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया जैसे जिलों में बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे ही हालात की वजह से 24 घंटे में 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लखीमपुर खीरी के रहरी कला गांव में सैलाब कहर बरपा रहा है। बाढ़ का पानी हदों के पार जा चुका है। यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है जो सैलाब से सुरक्षित बचा हो। कभी जहां पक्की बनी हुई सड़क साफ दिखाई देती थी, वहां 10 फीट से ज्यादा पानी चल रहा है और उस पानी पर नाव का ही सहारा है। यहाँ के पंचायत सदन का भी हाल देख लीजिए, जो पूरी तरह सैलाब में समा चुका है। मुसीबत का आलम यह हो चुका है कि लोग छतों पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ सैलाब एक नव दंपति के लिए मुसीबत बन गया। नेपाल से आए पानी ने तटीय इलाके को घेर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूल्हा दुल्हन को विदाई के दौरान नाव का सहारा लेना पड़ा। उधर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और शिवहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में
बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान एक अलग तरीके की चाल चल रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक नया प्लान बनाया जिससे घाटी में दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए नौजवानों को बरगलाया जा सके। पाकिस्तान का टेरर 90 का प्लान, घाटी को दहलाने की आईएसआई की साजिश, इस्लामाबाद में खुली गद्दारों की फाइल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान इससे तिलमिलाया हुआ है। आईएसआई को रास्ता नजर नहीं आ रहा। आमने सामने की जंग में कई बार मात खाने वाला पाकिस्तान अब सिर्फ प्रॉक्सी वॉर लड़ना जानता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के जरिए। लेकिन उसका ये प्लान घाटी में धराशायी हो रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान कर रहा है टेरर 90 के प्लान को एक्टिव। क्या है टेरर 90 का प्लान, और इसके जरिए जम्मू कश्मीर में किस तरह से दहशतगर्दी को बढ़ाने की साजिश रच रहा है आईएसआई। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर अभी किस गेम प्लान पर काम कर रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। आईएसआई ने आतंकी अमीन भट्ट को चुना है, डोडा किश्तवाड़ में वारदात करने के लिए चुना है। राजौरी और पुंछ में आतंकियों के 2-3 ग्रुप एक्टिव हैं। चिनाब वैली में भी आतंकियों के करीब 4 ग्रुप एक्टिव हैं। मोहम्मद आमीन भट्ट यूथ को बरगलाने का काम मिला है। सोशल मीडिया के जरिए लड़कों को छोड़ रहा है। बहकावे में आकर लड़के आतंकियों के गाइड बन रहे हैं, जंगलों में लोकेशन बदलने में मदद कर रहे हैं। हालांकि ये प्लान वर्कआउट नहीं हो रहा है, लिहाजा आईएसआई ने एक नया प्लान बनाया है। उसने हिंदुस्तान के गद्दारों की पुरानी फाइल खोलनी शुरू कर दी है और अब जम्मू में दहशत के लिए नई योजना तैयार की है। आईएसआई 90 के दशक के आतंकी कमांडो को एक्टिव कर रहा है। 90 के दशक में जो कश्मीर से पाकिस्तान गए उन्हें चुन रहा है। आईएसआई पुराने आतंकियों को पीओके से जम्मू कश्मीर भेजने की फिराक में जम्मू कश्मीर में नौजवानों को बरगलाकर आतंकी बनाने का प्लान है। दरअसल सुरक्षा बल ने आतंकियों की कमर तोड़ रखी है और भटके हुए लड़ाकों को मुख्य धारा में वापस लेकर आई है, जिससे जम्मू कश्मीर में ऐसे लड़ाकों के परिवार वाले काफी खुश हैं। ऐसे में आईएसआई की जम्मू कश्मीर के लड़ाकों को बरगलाने की दाल पूरी तरह से गल नहीं पा रही है, और यही वजह है कि उसने ऐसे पुराने आतंकियों को पीओके से हिंदुस्तान भेजने का प्लानिंग की है, जो 90 के दशक में जम्मू कश्मीर छोड़कर आतंकी की राह पर पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ आतंक फैलाने की हर एक चाल नाकाम होने वाली है। तो विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी। बजट सत्र पे बताया जा रहा है। सदन में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे सदस्य। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही जो है सदन की वो शुरू होगी। आज भी विपक्ष जो हंगामे कर सकता है ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं। कल कई मुद्दों को लेकर के हंगामा सदन में देखने को मिला था। बता चले कि तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न हैं और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न हैं। उच्च तकनीकी, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी से संबंधित ये सवाल होंगे और इनका जवाब जो है तलाशने की कोशिश सदन में की जाएगी। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर पिछली सरकार के समय से बैन है। सूबे की मौजूदा सरकार रोक हटाएगी या नहीं, इस पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है, मगर अब इस रोक को हटाने के लिए प्रदेश के छात्र नेता लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में आप मामला समझिए। मैं ये तो कह रहा हूँ कि लीडरशिप कहाँ चलेगी, शादी पे गलत प्रभाव कर सकती है। आप और लीडर दोनों बच्चों में चलते हैं। सूबे की सरकार से छात्रों की गुहार, छात्र संघ चुनाव पर रोक कब तक रहेगी बरकरार? कैंपस में इलेक्शन की मांग पकड़ी जोर।
गुहार पर गौर कब? छात्र नेताओं की जोशीली तकरीरें, हवा में उड़ाए जाते पर्चे और मंच के नीचे मौजूद समर्थकों की हौसला अफजाई। तस्वीरें उस छात्र संघ चुनाव की हैं जो अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। तब सरकार का तर्क था कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। इसके साथ ही अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने से एडमिशन और रिजल्ट की प्रक्रिया प्रभावित होने का भी तर्क दिया गया था। इसके अलावा गहलोत सरकार ने धन बल और बाहुबल के इस्तेमाल की दलील देते हुए छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। कब तक ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हैरानी तो इस बात की है कि मौजूदा बीजेपी सरकार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ कहने से बच रही है। इसीलिए कैंपस में इलेक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही कुछ बवाल काटते छात्रों की तस्वीरें हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 3 छात्र गुरुवार को हनुमानगढ़ शहर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्रों के टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों छात्रों को नीचे उतारा। पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई ने अजमेर के राजकीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी का प्रयास किया, मगर वहां मौजूद क्लॉक टावर थाना पुलिस ने तालाबंदी का प्रयास असफल कर दिया और छात्रों से ताला छीन लिया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से जोर आजमाइश भी हुई। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। हम सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सब भजनलाल सरकार से आवेदन कर रहे हैं कि जो राजनीति की पहली सीढ़ी है हमारे छात्र संघ चुनाव उसको बहाल किया जाए, और अगर ये बहाल नहीं करते तो कल हम पानी की टंकी में बैठेंगे। पाली शहर के बांगड़ कॉलेज परिसर में बनी जलदाय विभाग की टंकी पर एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेता चढ़ गए। वो रात 3 बजे ही यहाँ आकर बैठ गए। गुरुवार को इसकी जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाने से एएसआई जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और छात्रों को नीचे उतारा। जब सरकार सत्ता में नहीं थी, जब बीजेपी ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तब चुनाव करेंगे, इसलिए राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव वापस शुरू करवा दिया जाए। विधानसभा के बजट सत्र में भी छात्र संघ का मुद्दा गूंजा। निर्दलीय और इस वक्त की सियासी गलियारे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी के रिमांड को चुनौती दी गई थी। अरविंद केजरीवाल के लिए निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है कि अदालत ने उन्हें तुरंत इंटरिम बेल देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो एक चुने हुए नेता हैं, ये इस बात को जानते हैं, 90 दिनों से जेल के अंदर हैं, उन्हें तुरंत इंटरिम बेल दी जाती है। बहुत बड़ा आदेश अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। एक चीज एक बड़ी समझनी होगी हमें कि तो ये राहत भरी खबर केजरीवाल के निकल के लिए सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। बताते चले कि जब आम चुनाव थे तो उस समय भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर ही बाहर जो है वो भेजा गया था, उन्हें जमानत मिली थी। और इस दौरान हालांकि अंतरिम जमानत में काफी कुछ जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। आम चुनाव की बात करें तो केजरीवाल को उस दौरान किसी भी प्रकार के प्रचार के दौरान जिस केस में उनको जेल में रखा गया था उसके बारे में जिक्र करने पर मनाही थी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
वो गिरफ्तारी और रिमांड को जो चैलेंज अरविंद केजरीवाल ने किया था, उस मामले में कोर्ट ने 17 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। लेकिन उसके बाद सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को उस दिन, अभी कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया। वो तब किया जब निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी। हालांकि उस मामले में उस फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी वाला मामला था और ईडी वाले मामले में कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो इंटरिम बेल है वो तुरंत होगी। पंकज, इसमें एक बड़ी खबर यह है कि उनकी इंटरिम बेल अभी ही शुरू होगी, ये भी कोर्ट ने बोला है। तो ये अभी देखना होगा कि कोर्ट ने, क्योंकि सीबीआई ने उन्होंने बाद में केस किया था इस मामले में, और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने कहा था कि लॉर्डशिप जब इस मामले को पढ़ रहे थे तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब सीबीआई का मामला, यहाँ पर ईडी का मामला आया था, उसके बाद सीबीआई ने एक अलग मामला दर्ज कर लिया था। और इस समय अब अरविंद केजरीवाल के वकील यहाँ पर आने वाले हैं, उनका भी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले को कुछ अभी नहीं बोला है और उसे देखना होगा, क्योंकि कोर्ट ने यह बोला है कि उन्हें इंटरिम बेल तुरंत दे दी जाए। तो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि कोर्ट की तरफ से सिर्फ जो ईडी केस चला रही है उसको लेकर के अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि बीते दिनों सीबीआई भी गिरफ्तार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को पहुंची थी और उससे पहले पूछताछ करने के लिए भी पहुंची थी। और जानकारी यह है कि सीबीआई जिस केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी उसको लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं की गई। यही हमारे संवाददाता ने अभी आपको बताया। ईडी ने जिस केस में यानी कि शराब नीति मामले में जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है उसको लेकर के अंतरिम जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दी गई है। बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक अंतरिम जमानत जो है अब केजरीवाल को मिल चुकी है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि यह प्रभावी कितनी देर में होता है। सवाल ये भी कि क्या आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, और अगर वो जेल से बाहर आ जाते तो निश्चित तौर पर समर्थकों के लिए उनकी खुशी की बात। मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्ज। Right now, just few minutes back, just few minutes back, the Supreme Court, Honorable Supreme Court bench has pronounced its judgment. We obviously don't have a copy of the detailed judgment yet, which will be uploaded in the course of the day. I am just giving a briefing based on what the court observed during the oral reading out of parts of the judgment. The court has examined aspects of section 19 of requirement of arrest under the PMLA. There were certain legal issues which arose from that, which especially in the context of whether there is a requirement of necessity of arrest in addition to the requirement of section 19 which are stipulated in that section. Those aspects the court has referred to a larger bench, and that outcome we will have to await. However, in the interim, the court has observed that Mr. Kejriwal has already undergone substantial amount of incarceration and therefore directed his immediate release in the Enforcement Directorate case. And therefore, insofar as his arrest under Enforcement Directorate is concerned, it has been directed that he should be immediately released. Now that obviously in normal circumstances would have meant that he would be released from jail immediately. However, after the trial court had granted, the vacation bench of the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. Therefore, he has also been arrested by CBI in a separate, although connected case, but that's technically a separate case. Mr. Kejriwal has initiated proceedings against that also, that is pending and coming before High Court on 17th. So depending on the outcome of the CBI case, his actual release from jail will depend on that. But insofar as ED is concerned, he is no more required to be in custody as per the Supreme Court order in the ED matter. Now, and insofar as Mr. Vivek Jain. देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अंदर दो ग्राउंड्स थे, हमारे दो ग्राउंड्स थे। एक ग्राउंड था मेरिट के ऊपर कि ऑन द मेरिट्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड। दूसरा था ग्राउंड की नेसेसिटी क्या है अरेस्ट की, जरूरत क्या है अरेस्ट की। जरूरत वाला पॉइंट हमने इसलिए रेज किया था क्योंकि
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास एविडेंस बहुत पहले से थे, इसलिए हमने क्वेश्चन रेज किया था कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट की जरूरत कहां से आ गई जब आपके पास एविडेंस बहुत पहले से थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये क्वेश्चन कंसीडर किया है कि हाँ, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट शुड हैव बीन कंसीडर्ड। आईओ को कंसीडर करना चाहिए था कि जरूरत है या नहीं है अरेस्ट करने की, और इसी पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के ऊपर की जरूरत थी या नहीं थी, आईओ ने अपनी जो उनका डिस्क्रेशन है सही तरीके से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, ये सोचते हुए कि जरूरत है या नहीं है, इस क्वेश्चन को उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर रेफर कर दिया है। लार्जर बेंच इसके पैरामीटर्स निकालेगी कि भाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट का क्या मतलब है और आईओ को क्या क्या सोच के और जरूरत है अरेस्ट या नहीं है, इसके ऊपर देखकर ही अरेस्ट करना है। अब क्योंकि मामला अब लार्जर बेंच में लंबित हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि बहुत देर से अनसाइड है, 21 मार्च से वो अंदर है, इसलिए पीएमएलए वाले मैटर के अंदर उन्हें इंतरिम जमानत दी जाती है और पीएमएलए वाले मैटर के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। एज फार एज सीबीआई इज कंसर्न, सीबीआई का मैटर अभी भी लंबित है, उसके अंदर हमारी याचिका हाईकोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है जो 17 तारीख को आ रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्चुअल में केजरीवाल साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न, द मैटर इज ओवर। एज फार एज हिज इंटरिम बेल इज कंसर्न, ही इज आउट ऑन बेल। थैंक यू सर, थैंक यू। नेगी तो वकीलों को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि पीएमएलए की तरफ जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी ईडी की तरफ से, उसमें केजरीवाल को जमानत मिली है। बताते चले कि ईडी ने जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तो ईडी की तरफ से दावा किया गया था कि हम पीएमएलए एक्ट के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। ईडी की तरफ से दावा किया गया था। इसके तहत ये चीजें आती हैं कि जब ईडी किसी को गिरफ्तार करती है पीएमएलए के तहत, तो उसके पास पहले से ही जो सबूत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, वो होते हैं और उसी के आधार पर गिरफ्तारी होती है। ईडी की तरफ से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक कंपनी के सीईओ की हैसियत से हम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को उसने कंपनी में। देखिए बिल्कुल पंकज, इसमें अब पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई है, क्योंकि मैं पहले भी यही कह रहा था कि कोर्ट के सामने जो सवाल था वो केवल ईडी वाला मामला था और कोर्ट ने ईडी वाले मामले में जमानत दे दी है। हालांकि अभी सीबीआई का मामला भी कोर्ट के सामने है और कोर्ट को ये तय करना है कि अरविंद केजरीवाल सीबीआई वाले मामले में 17 तारीख को है और अभी कोर्ट ने ईडी वाले मामले में उन्हें जमानत दे दी है। तो अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल गई है ईडी वाले मामले में, और ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ईडी के मामले में जमानत मिलना ज्यादा मुश्किल होता है और अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, इस पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर लार्जर बेंच को मामला भेजा गया है। और साथ साथ चलिए अन्य खबरों की तरफ रुख करेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी ने सचिन पायलट के बयान पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पिछली कांग्रेस की सरकार में 80 से 85 विधायकों ने इस्तीफे दिए। इस्तीफे देने के बाद भी 1 साल तक सरकार चली थी। हमारे मंत्री किरोड़ी लाल जी ने जो इस्तीफा दिया वो उनका कमिटमेंट था, लेकिन पार्टी उनका इस्तीफा स्वीकार करेगी या नहीं, ये पार्टी का काम है। पिछली 5 साल की कांग्रेस की जब सरकार रही थी, 80-80, 85 लोगों ने इस्तीफे दिए थे और आखिर में 1 साल तक बिना इस्तीफे दे जाने के बाद भी सरकार चली, जबकि वो सरकार उसी दिन नल एंड वॉइड हो गई थी जिस दिन विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। और चुनाव जीतना हारना ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, एक पार्टी सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता, हम लोग उनको बात करेंगे, मनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जेपी नड्डा जी, माननीय केंद्रीय हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी वर्तमान मंत्री जी हैं, उन्होंने बोला कि बात हुई है। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। जो सब्जियां 20 से 30 रुपए किलो बिक रही थी, उनके दाम अब 100 से 120 रुपए तक पहुंच चुके हैं। आलू प्याज जहां 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं टमाटर 100 रुपए किलो को पार कर गया। कोटा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी से देखिए संवाददाता हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। सब्जियों के दाम मानो आम लोगों की पहुंच से बाहर। कोई भी सब्जी 80, 100, 120 से कम नहीं मिलेगी। जो भी सब्जी की खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, भाव सुनने के बाद में एक बार तो सोचने पर विवश हो जाते हैं। फिलहाल कोटा की सब्जी मंडी में हम हैं और ये तस्वीर आप देखेंगे, तस्वीर में आपको हर हरी सब्जी नजर आएगी, लेकिन सबके भाव आसमान पर है। टमाटर
80, 100, 120 तक कोटा के बाजारों में बिक रहा है। और ऐसे में जो शख्स 1 किलो लेकर के जाते थे, अब 1 पाव लेते वक्त भी सोचना पड़ता है। ये हरी सब्जी आप देखेंगे, शिमला मिर्च 100 से 120 रुपए किलो तक इसके भाव जो है वो पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, जो फली की बात करें तो ये फली भी 100 से 120 रुपए किलो तक बाजार में बिक रही है। भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी 60 से 70 और सामान्य बाजार में 80 रुपए किलो तक बिक रही है। हरे धनिये की बात करें तो हरा धनिया भी 100 रुपए किलो से कम नहीं है। यानी कोई भी सब्जी के जो भाव है वो 80-100 से कम नहीं है। फिलहाल लोगों से बात करेंगे और सब्जी विक्रेता जो होलसेल व्यापारी हैं उनसे बात करेंगे। क्या वजह है साहब जो इतने इस हद तक जो सब्जी के भाव हैं वो पहुंच गए? ये बरसात के कारण होता है हर साल। 15 जून से लेके 15 अगस्त तक यही भाव रहेगा। कोई सब्जी सस्ती कोई महंगी। पालक भी 40-50 रुपए किलो है, कद्दू भी 30-40 रुपए किलो है जो गरीब का भोजन है। आलू है जो 20 रुपए किलो है, वो 40-50 रुपए किलो है। गरीब तो समझो पावर सब्जी ले, मध्यम वर्ग की परिवार में बहुत मार पड़ी है इसमें। पैसे वाले में कोई मार नहीं है और जो ज्यादा गरीब है उसमें कोई मार। तो ये कब तक रहेगी? ये 15 अगस्त तक रहेगी। इसका आगे तक सोल्यूशन कब तक हो जाएगा हमारे लिए? सरकार करे। सरकार क्या देख रही है? सरकार तो आदमी इसके बैठी हुई है, गरीब आदमी मर रहा है। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें बिग ब्रेकिंग में।